तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं, जिस वजह से उन बच्चों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है और इसकी वजह से उनके स्कोर खराब होते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और नीट एग्जाम में भी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है और ये एनसीईआरटी जो क्लास 12th की है, ये बहुत ही कंडेंस फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, अगर इसका हम रेफरेंस बुक कोई देखेंगे तो एनसीईआरटी इतनी है तो रेफरेंस बुक इतनी हमको देखने को मिलेगी। तो उस इतनी पतली सी बुक को कैसे हम समराइज करके पढ़े ताकि वो हमें एक एक टॉपिक याद हो जाए, क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का साफ साफ ये कहना है कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे नीट के अंदर वो होंगे एनसीईआरटी से। तो दोस्तों आज हमारे पास एक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्लास 11th की। ठीक है, तो सबसे पहली बात यदि हम बात करें अपने टिप्स की, तो सबसे पहली टिप्स क्या होगी जो एनसीईआरटी फॉलो करती है। एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे। देखो, एनसीईआरटी इतनी कठिन नहीं है, इतनी खराब नहीं है जितना कि आप लोग मानते हो। ठीक है, वो भी एक बुक है। ठीक है, वो भी एक बुक है, बस ये है कि उसमें ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में मटेरियल लिखा गया है। ठीक है, और उस कंडेंस फॉर्म में मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1, सबसे पहली चीज़ क्या करना है कि एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी को। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, कुछ लाइन उसकी मिस कर देंगे तो आप पूरा कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और दूसरी चीज क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको लगता है या फिर टीचर बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं या तो फिर आप कुछ मार्कर रख सकते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं जो हाइलाइटर होते हैं। ठीक है, हाइलाइटर होते हैं, आप उनको रख सकते हैं और उनका यूज़ करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्लास के दौरान जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है तो एनसीईआरटी से बियॉन्ड पढ़ा देते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम की क्लास 11th की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों की बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ, जूलॉजी और बॉटनी। जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी में जितना डाटा है वो तो खैर ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर एक अलग नोट्स बनानी है, आप लोग अगर अलग एक नोट्स अपनी खुद बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग अलग एक खुद से नोट्स बना रहे हो, क्योंकि बाद में आप उसका रिवीजन करोगे। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप एनसीईआरटी के जो साइड में आपको एक कॉलम दिखता है, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी का एक आपको कॉलम दिखेगा और वो कॉलम क्या है, वो कॉलम देखो ऐसा कुछ दिखेगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा। ये एनसीईआरटी है मान लेते हैं, और यहां से यहां तक एनसीईआरटी का डाटा लिखा हुआ है, बस, है ना। इतने में क्या हुआ है, इतने में इसका डाटा मेंशन है। ठीक है, इतने में क्या हुआ है, इतने में डाटा रिटन है, लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो ये स्पेस आप देखते हैं, ये वाला स्पेस, ये आपका स्पेस खाली ही तो रहता है, ये ब्लैंक स्पेस ही तो है, ये स्पेस ही तो है। जब हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐड करवाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं, तो इन्हीं स्पेस के अंदर आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फॉर नीट स्टूडेंट, नीट वाले बच्चे ऐसा ही करें। ठीक है, नीट स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नीट की तैयारी के लिए अगर आप चाहेंगे तो एक अलग वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी बात, यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सबसे बेहतर चीज़ है कि आप खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ठीक है, खुद की हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो उसको रिवीजन करने में, उसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी मेरे पास है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी है क्लास 11th की, पहली बात। ठीक है, जब भी हम देखते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे जो बेस्ट जो है तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे ये हमारे पास एनसीईआरटी है। ठीक है, सपोज दैट हमने क्लास 11th के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है दैट्स नेम इज द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, एंड दूसरा चैप्टर जैविक वर्गीकरण, दैट्स नेम इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम अपने बुक में देखते हैं कि जीव जगत को हमने किस तरीके से पढ़ा है फॉर पढ़ाने के लिए। ठीक है, कैसे हम पढ़ाने के लिए इसको पढ़े थे, बट देखते हैं। चलिए, तो पहला चैप्टर हम लोग खोल लेते हैं, एंड देन ये हमारा पहला चैप्टर है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई प्रकार के हाइलाइटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, कई प्रकार के हाइलाइटर का इस्तेमाल किए हैं, उसमें लिखे हुए, उसमें हाईलाइट चीज़ों को किए हुए, ठीक है। बेहतर तरीके से अगर चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो हमें बाद में रिकॉल होंगी। अब अगर इस समय मैं इस बुक को खोलूंगा द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने के लिए, द लिविंग वर्ल्ड, दैट्स जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो सब मेरे दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में समझा है। तो सबसे बड़ी बात होती है हाईलाइट करना, और ध्यान से हाईलाइट करना। ऐसे ही नहीं कि हाईलाइट करने में मजा आ रही है तो बस तुम कुछ भी मिला हाईलाइट करते गए, हाईलाइट करते गए, नहीं, उसको पहले पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद ही हाईलाइटर चलाना है, ठीक है। ये कोई ऐसा पेन नहीं है कि रफ कॉपी है और पेन है बस जो मनाए लिखते गए, जो मनाए लिखते गए, नहीं, ठीक है। क्योंकि बाद में जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें रिकॉल होंगी। देखो ये है हमारा नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5, ध्यान से देखो। तो इसमें टोटली चीज़ें मेंशन हैं और टोटली चीज़ें हाईलाइटेड। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जब हम उसको देखते हैं, उस प्रोसेस पे काम करते हैं, तो देन हम लोग चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा आसान हमें क्या हो जाता है कि जब भी हम इस चैप्टर को इन फ्यूचर रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन तो हमें करना पड़ेगा, पहली बात है, ठीक है, बिना रिवीजन के कुछ होगा नहीं, है ना। और अगर हमें रिवीजन करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना जिसको हम रिवीजन करेंगे। पूरा चैप्टर थोड़ी ना कोई रिवीजन करता है कि एक चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद फिर से चैप्टर खोला फिर से रिवीजन करना शुरू, नहीं भाई, ऐसे कोई नहीं करता है। देन हमको क्या करना होता है, उसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उसका हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे आपने अपनी नोट्स बनाया, नोट्स मान लो 5 पेज की, आपने रेफरेंस में नोट्स बनाया, उसके बाद उसी नोट्स का एक शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है, उसी नोट्स का एक शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। और नीट के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए कि शॉर्ट नोट होना जरूरी है, नीट और बोर्ड के लिए तो और ही ज़्यादा, ठीक है। तो जो दोनों बच्चे नीट और बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं उन लोग के पास एक शॉर्ट नोट होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक पेज में, सिर्फ 2 पेज में हम पूरे चैप्टर को समराइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इससे बेस्ट ऑप्शन, इससे बेस्ट जो तरीका है वो कुछ भी नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक पेज में उस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए शॉर्ट नोट बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट हम कैसे बनाते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, जो ऑलरेडी हमारे पास एक नोट्स है, उसी से हम शॉर्ट नोट्स को बनाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।